हेलो बच्चों, ये आपका चैनल है फिजिक्स जज्बा। मैं रवि प्रभात। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अगले टॉपिक का, जो टॉपिक है कूलम्स लॉ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के व्यू से। जो भी स्टूडेंट इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो का सीरीज तैयार किया गया है। पहला वीडियो में आप लोग देख चुके हैं जिसमें चार्ज और चार्ज पे आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए थे। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा वो कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे। हम लोग उसका क्विक रिव्यू करेंगे और उस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप कूलम्स लॉ में ये ध्यान रखेंगे, जो पहला लॉ है, पहला लॉ ये होता है कि जैसे दो बॉडीज है तो मान लीजिए कि इस बॉडी पे चार्ज है प्लस Q1 और इस बॉडी पे चार्ज है प्लस Q2, ठीक है। तो और फिर इसी तरह से दो बॉडी है, इस पे माइनस Q1 चार्ज है एंड इस पे माइनस Q2 चार्ज है। इसी तरह से एक बॉडी है प्लस Q1, दूसरा बॉडी है ये माइनस Q2, एक पे प्लस चार्ज है दूसरे पे माइनस चार्ज है। तो इस तरह से चार्ज हम सारे बॉडीज पे डाल दिए हैं। तो देखिए, जब भी आपको सेम नेचर का चार्ज नजर आए तो ये दोनों लाइक कहलाएगा, माइनस माइनस है ये भी लाइक कहलाएगा, बट ये प्लस है और इस बॉडी पे चार्ज माइनस है तो ये अनलाइक चार्ज में आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एट फर्स्ट आपको करना क्या होता है, फोर्स को दिखाना है। फोर्स कैसे दिखाएंगे, तो फोर्स दिखाने के लिए पहले इसका सेंटर को इसका सेंटर से इस तरह से ज्वाइन कर लिया जाता है। ज्वाइन करने के बाद ये चार्ज प्लस है, ये प्लस है, तो सबसे पहले ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। आप याद रखेंगे पहला जो लॉ है कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे से दूर फोर्स लगाएगा। ये Q1 है, ये Q2 है, ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल मतलब फोर्स लगाना। फोर्स लगाने का मतलब है आप यहां आके खड़े हो जाएंगे और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा ये बाहर की तरफ लगाएगा, इस तरफ उसका डायरेक्शन होगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, फोर्स का एरो यहां से स्टार्ट करेंगे। या तो ऐसे लगाना होता है या तो ऐसे लगाना होता है, बट अभी रिपेल कर रहा है तो इसलिए फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ लगाएंगे। दिस फोर्स इज इंडिकेटेड बाय F21। F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स 2 पे लग रहा है, 1 के चलते लग रहा है। उसी तरह से फिर जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो फिर आपको यहां आकर खड़े होना पड़ेगा और इस जगह से फोर्स को अप्लाई करना होगा। तो यहां इस पॉइंट से स्टार्ट होगा एंड फोर्स का डायरेक्शन ये बाहर की तरफ हो जाएगा। दिस फोर्स इज F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये हम लोग फोर्स को रिपल्सन के केस में इस तरह से दिखा सकते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, अभी भी लाइक का केस है। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दिस फोर्स इज F21, और ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दिस फोर्स इज F12। फिर जब एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं तो अगेन दोनों के सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे। ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, दिस फोर्स इज F21, एंड ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, दिस फोर्स इज F12। तो आप देख रहे हैं ये अनलाइक का केस है, ये अनलाइक का केस है। अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो पहला लॉ सिंपल सा लॉ है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम लोग आएंगे कि ये आखिर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि जो F12 है वो F21 के इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन आगे में नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर ये इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, बट डायरेक्शन का फर्क होगा। ये इसको उधर ठेलेगा तो ये इसको इधर ठेलेगा, ये इसको उधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होगा। अट्रैक्शन में भी वही बात है, इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स इधर है तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21 या F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12। लेकिन जब मैग्नीट्यूड का बात आएगा, ये वेक्टर फॉर्म है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को इंडिकेट किया गया है। लेकिन जब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात आएगा तो उस केस में आप इसे F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड और इक्वल टू F लेंगे। तो उस मैग्नीट्यूड को आप F
कंसीडर करेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड F है और इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे F है। तो चलिए दोनों बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, वो मैग्नीट्यूड F है। अब इसी F के बारे में सेकेंड लॉ है। पहला लॉ हमारा इसी तरह से कंप्लीट होता है कि लाइक चार्ज रिपेल बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो लाइन ज्वाइनिंग देम के अलोंग, पहले आप दोनों के सेंटर को मिला देंगे, फोर्स का डायरेक्शन उसी लाइन के अलोंग होगा जो लाइन ज्वाइनिंग देम है उसी के अलोंग होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ के जब हम चर्चा करेंगे तो सेकेंड लॉ है इसी का, जब सेकंड लॉ पे चर्चा करेंगे तो सेकंड लॉ का कहना है कि पहले मैग्नीट्यूड के बारे में है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉड इनटू Q2 का मॉड। ठीक है कि या सिंपली इसको आप Q1 इंटू Q2 भी लिख सकते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसमें हम लोग को साइन को कंसीडर नहीं करना है, साइन नहीं लेना है, डायरेक्ट Q1 इंटू Q2 लेना है। हम लोग को साइन से मतलब नहीं है क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो साइन नहीं लेना है। और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। दोनों के मीनिंग को हम अच्छे से धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो सबसे पहला बात है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर इसमें से कोई भी चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर इसमें से कोई भी चार्ज घटेगा तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होगा। एक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं कि अगर सपोज पहला वाला चार्ज दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, दूसरा वाला चार्ज 3 टाइम्स हो गया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो फोर्स बिकम 6 टाइम्स, फोर्स 6 गुना हो जाएगा। सपोज ये चार्ज आपका हाफ हो गया एंड Q2 भी हाफ हो गया, फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? तो 1/2 इंटू 1/2 तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आप चार्ज को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, चार्ज को घटाएंगे तो फोर्स मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब है दो चार्ज के बीच का दूरी को बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, दूरी को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो इस बेसिस पे इनवर्सली होता है R स्क्वायर एंड डायरेक्टली होता है Q1 Q2। जब आप इसे आपस में कंबाइन करेंगे, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आफ्टर कंबाइनिंग आपका जो लॉ आता है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है। और आप जानते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आखिर दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा गया है। तो मीडियम के लिए जो एक कांस्टेंट का वैल्यू K आता है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 इंटू R। ये K कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मीडियम के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है, हवा में है या वैक्यूम में है, तो उस पर क्या K का वैल्यू क्या होगा? तो उसके लिए K का वैल्यू एक याद रखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है, वो कहलाता है इज कॉल्ड परमिटिविटी कांस्टेंट। जो परमिटिविटी कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट इसको स्पेशली नाम दिया गया है। परमिटिविटी जो इलेक्ट्रिक नेचर को मीडियम के इलेक्ट्रिक नेचर को डिफाइन करता है और ये मीडियम टू मीडियम इसका वैल्यू बदलते रहता है। जैसे हवा या वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप याद रखेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इसका वैल्यू होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये परमिटिविटी कांस्टेंट हर मीडियम के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तक आ गए। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो थोड़ा हम लोग K के बारे में इसमें स्टडी कर रहे हैं। K जो है मीडियम टू मीडियम इसका वैल्यू बदलता है। ये हवा या वैक्यूम के लिए K के अंदर एक कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन नॉट, जिसका नाम है परमिटिविटी, जो मीडियम के नेचर को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक नेचर को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका, मीडियम का इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो उस बेसिस पे जब
फोर्स का वैल्यू फाइंड किया जाता है, तो फोर्स ये k का वैल्यू फाइंड किया जाता है फॉर एयर या वैक्यूम के लिए k का वैल्यू जब फाइंड किया जाता है तो वो आता है 1/4, पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 to the power minus 12। जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आप याद रखेंगे 9 into 10 to the power 9 होता है। k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होता है। तो ये वाला कांस्टेंट सिर्फ उसी समय यूज करेंगे जब ये एयर हो, दो चार्ज हवा में प्लेस्ड हो या वैक्यूम में प्लेस्ड हो। तो इसके लिए देखिए, तो अब हमारा जो फाइनल एक फॉर्मूला आएगा फोर्स का, वो फॉर्मूला फाइनली क्या आएगा? तो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला आएगा, या तो आप k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r² रख सकते हैं, या नहीं तो फोर्स का 9 into 10, सीधे इसका वैल्यू लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन r²। तो फॉर्मूला पहला ये वाला रहा, दूसरा ये वाला रहा, तीसरा ये वाला रहा, तीनों एक ही फॉर्मूला है। लेकिन स्पेशली जब आप ये वाला फॉर्मूला 9 into 10 पे पावर 9 यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना है ये सिर्फ एयर में या वैक्यूम में एप्लीकेबल है। तो फॉर्मूला फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 बाय r²। तो ये फॉर्मूला सिर्फ एयर में या वैक्यूम में ही एप्लीकेबल है। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके बेसिस पे आपके NCERT बुक्स में है, जो काफ़ी चांस है इस बार आने का, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग अदर मीडियम्स में अगर चार्ज को डाला जाए, सपोज वाटर में डाल दिए, अदर किसी भी मीडियम में डाल दिए, तो उस पर फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग फिर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सबसे जो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं NCERT बुक का क्वेश्चन है, जो आपके स्क्रीन पे भी देखिए नजर आ रहा है, आप इसे पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है A and B, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, उसके बीच का जो सेंटर का बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, बताइए कि वो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट के तरफ बढ़ेंगे। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा। पहला पार्ट में आप सिंपली इसमें दिया हुआ है कि दो चार्ज बॉडी है, दोनों चार्ज बॉडी पे जो चार्ज का अमाउंट है 6.5 into 10 to the power minus 7 है। इस पे भी 6.5 into 10 पे पावर माइनस 7 कूलम, इस पे भी वही है 6.5 into 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी प्लस नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है। तो हम लोग को सीधे फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब है, और दोनों के बीच का r जो है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दोनों के बीच में हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कुछ नहीं है, मीडियम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो आप ये समझेंगे कि एयर है या वैक्यूम है। तो एयर या वैक्यूम के लिए फोर्स का फॉर्मूला 9 into 10 पे पावर 9, 6.5 10 पे पावर माइनस 7 दो बार हो जाएगा। तो दो बार भी लिख सकते हैं या होल स्क्वायर भी दे सकते हैं, डिवाइडेड बाई r², 50 into 10 पे पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 1.52 into 10 पे पावर 1.521 into 10 पे पावर माइनस 2 न्यूटन के बराबर इस फोर्स का वैल्यू आएगा। ये NCERT का आप जो अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल है, दो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों सेम नेचर का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और फोर्स का वैल्यू ये कुछ नहीं है। तो मीडियम आपको एयर समझना है, एयर का 9 into 10 पे पावर 9, सारा डाटा रखने के बाद फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। आप क्वेश्चन की तरफ सेकेंड पार्ट को देखेंगे, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल, अगर दोनों के चार्ज को डबल कर दिया जाए, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ्ड,
और उसके बीच का डिस्टेंस को हाफ कर देंगे। तो इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है कि इसको हाफ कर रहे हैं, इसको हाफ कर रहे हैं, ये इसको डबल कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं और इसको हाफ कर रहे हैं, मतलब अमाउंट मैग्नीट्यूड लेके काम नहीं करना है। आपको सिंपली करना है अगले पार्ट के लिए ये Q1 इसको Q1 मानना है और इसको Q2 और बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है। तो Q1 को Q1/2 कर देंगे, ये सॉरी कहा गया है डबल करने, तो ट्वाइस ऑफ Q1 करेंगे। ये Q2 है तो इसको ट्वाइस ऑफ Q2 करेंगे और बीच का डिस्टेंस जो R है ना उसको R/2 कर लेंगे, बीच का डिस्टेंस को R/2। अगेन हम वही कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला K या वैल्यू पुट कर भी सकते हैं 1/4πε0 या 9 × 10⁹, नहीं तो सिंपली आप K लेके यहाँ पे आराम से चल सकते हैं। 2Q1 × 2Q2 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये सॉल्व करके आएगा 2 × 2 4 और 4 2 स्क्वायर 4, ये 8KQ1Q2 अपॉन R² आएगा। तो दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F2। अब नए सिचुएशन का फोर्स F2 आ गया। तो ये जो पहले वाला जो फोर्स है वो ये वाला था KQ1Q2/R²। तो पहले वाले सिचुएशन में चार्ज Q1Q2 था, बीच का डिस्टेंस R था, तो पहले वाले सिचुएशन का फोर्स का ये वैल्यू था। तो हम कह सकते हैं F2 = यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ F1, यानी फोर्स हमारा 8 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि जो पहले पार्ट में आंसर आया है बस आप उसे दिस इज द F1 बस उसको 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो यानी 8 × 1.5 to 1 × 10⁻² न्यूटन, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो इस तरह से हमारा जो NCERT का ये जो पहला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे इसी बेसिस पे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके लिए देखिए एक आप लोग अभी एक ट्रिक्स को ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर 2 बॉडी है और एक बॉडी पे Q1 चार्ज है, दूसरा बॉडी पे Q2 चार्ज है, दोनों को आपस में टच करवा देते हैं, दोनों को आपस में टच करा देते हैं, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। तो इस पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज का अमाउंट वो Q1 + Q2 हो जाएगा। इन दोनों को आराम से ऐड कर देना है। लेकिन जब आप इसे वापस सेपरेट करेंगे, जब इसे वापस सेपरेट करेंगे तो फिर इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2/2 और इस बॉडी पे भी चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2/2। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक पे Q1 चार्ज है, दूसरे पे Q2 चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल लेकिन होना चाहिए, हर सेंस में आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब सेम रेडियस का दोनों बॉडी है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों को टच कराएंगे, जब टच कराएंगे तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आना चाहता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि 2 बॉडीज हमेशा सेम पोटेंशियल पे आना चाहता है। जैसे आप कांटेक्ट में लाएंगे, चूंकि सेम साइज का बॉडी है तो वो चार्ज को अपने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को आधा आधा बांट लेता है। तो अगर इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2 और उसके बाद आप इसे Q1 + Q2 का हाफ इस पे डाल देंगे, Q1 + Q2 का हाफ इस पे डाल देंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि इस बॉडी पे 8 कूलम चार्ज है, इस बॉडी पे -2 कूलम चार्ज है और दोनों बॉडी को आप कांटेक्ट में ले आए। कांटेक्ट में आप 2 तरीका से ला सकते हैं, या तो किसी कंडक्टर वायर से जोड़ दीजिए दोनों बॉडी को या डायरेक्ट टच करा दीजिए, दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट जो दोनों आइडेंटिकल बॉडी है तो टोटल 8 - 2 यानी कि ये हमारा 6 कूलम आ गया। एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और -2 प्लस होके 6 कूलम आएगा और जब इसे आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कूलम चार्ज और इस बॉडी पे भी आ जाएगा 3 कूलम चार्ज। तो एट फर्स्ट ये दोनों क्या हो रहा था, इनिशियल सिचुएशन में ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। आप देख रहे हैं क्योंकि अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब आप इसे कांटेक्ट में लाके फिर से सेपरेट करेंगे तो दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। तो इस तरह से रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे फिर ये +6 कूलम आया, उसका हाफ इस पे आएगा +3 कूलम, इस पे भी +3 कूलम, सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा
जाएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब सपोज मान लीजिए एक सिचुएशन और हम लोग देखते हैं, इस पे है +8 कूलम, इस बॉडी पे है +2 कूलम, दो बॉडी को आपस में टच करा लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि नेट फोर्स कितना जा रहा है। तो 8 + 2 हमारा 10 कूलम आ रहा है, और इस 10 कूलम को जब हम दो बॉडी पे सेपरेट करेंगे तो इस पे आ जाएगा +5 कूलम, इस पे आ जाएगा +5 कूलम। पहले आप ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे, फिर इक्वली दोनों पे उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस पे आएगा 5 कूलम, इस पे, तो यानी कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। पहले भी कर रहा था रिपेल, क्यों? क्योंकि प्लस प्लस था, अभी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। यानी कि पहले कोई भी नेचर का चार्ज हो दोनों बॉडी पे, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, या प्लस माइनस हो, लाइक हो या अनलाइक हो, लेकिन बाद में वो दोनों पे चार्ज लाइक हो जाता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बेसिस पे एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। अब पहले हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस है कि दो बॉडीज हैं, एक पे Q1 चार्ज है, दूसरे पे Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर ही रहा होगा क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। ये सपोज फोर्स F1 अमाउंट का फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगा रहा है। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, F1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे हम लोग अभी सिंपली यहाँ K लिखेंगे, कोई भी मीडियम हो। आप जानते हैं K का वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। हम लोग सिंपली इसको K लिखेंगे एंड Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R² लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अभी के सिचुएशन का फोर्स, पहला सिचुएशन, दो चार्ज बॉडी है, Q1 एक पे चार्ज है, दूसरे पे Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस के अगले पार्ट में जब आप इसे बारीकी से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक कहीं से एक सेम आइडेंटिकल बॉडी आया और वो इसके साथ टच हो गया, इसके साथ कांटेक्ट में आया, और इसके साथ भी एक कोई बॉडी आया और सेम आइडेंटिकल बॉडी उसके कांटेक्ट में आया। दोनों इसके आइडेंटिकल एक बॉडी आकर, लेकिन इस पे जो चार्ज था 0 था और इस पे चार्ज हमारा Q1 था। इस पे हमारा चार्ज Q2 है, इस और जो बॉडी आया है टच करने वो न्यूट्रल बॉडी है। ये दोनों न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, तो इधर से भी एक न्यूट्रल बॉडी आया, इधर से भी एक न्यूट्रल बॉडी आया, वो एक इसके कांटेक्ट में आया और एक इसके कांटेक्ट में आया। तो इसके बाद क्या असर पड़ेगा, तो आप जानते हैं दो आइडेंटिकल बॉडी आपस में चार्ज को आधा आधा बांट लेता है। तो यहाँ पे अगर Q1 है, यहाँ 0 है, तो टोटल अमाउंट पहले Q1 + 0 हो जाएगा। तो आफ्टर सम इस पे टोटल अमाउंट Q1 हो गया, इस पे फिर Q2 + 0, ये हमारा यहाँ पे Q2 हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, Q1 का हाफ इस पे एंड Q1 का हाफ इस पे, ये रहा Q1 का हाफ इस पे, Q1 का हाफ इस पे। उसी तरह से यहाँ पे Q2 का हाफ इस पे एंड Q2 का हाफ इस पे। तो इसको और इसको फिर से हटा लेना है, जिसको आप लाए थे नजदीक उसको फिर से यहाँ हटा लेना है। सिर्फ फिर ये बचेगा एंड ये वाला बॉडी बचेगा। लेकिन एक और फर्क है, पहले दोनों एक दूसरे से R सेपरेशन पे था, अब दोनों एक दूसरे से R/2 सेपरेशन पे है। सेपरेशन बिकम्स हाफ हो गया है। तो फिर से आप फोर्स के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। अब फोर्स कितना लगाएगा एक दूसरे पे, तो अभी भी रिपेल कर रहा है F2 और ये इस पे लगा रहा है F2, ये इस पे F2 लगाएगा और ये इस पे F2 लगाएगा। अब इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो F2 = K लेंगे। एट फर्स्ट मीडियम तो वही है जो पहले दोनों चार्ज जिस मीडियम में था अब भी उसी मीडियम में है, बस फर्क हुआ है कि ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं बस वो किया गया है। तो K ही रहेगा, Q1/2 हो जाएगा, यहाँ पे Q2/2 हो जाएगा और जहाँ R है ना वहाँ R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा K Q1 Q2/4 R²/4। 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो F2 का वैल्यू आ जाएगा K Q1 Q2
आर स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो आप देखें कि जब आप न्यूट्रल बॉडी को दोनों इंडिविजुअल बॉडी से टच करवाए और फिर उसके बीच का सेपरेशन r की जगह r/2 कर दिए, तो फिर से जब फोर्स निकाले तो सेम फोर्स आ गया। तो जब आप 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे या 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आप देखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1 F2/F1 का जो रेशियो है दोनों कट के 1:1 आ रहा है। तो 1 यानी कि अगेन हमारा फोर्स का वैल्यू सेम उतना ही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, तो इसको ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है, इसलिए आप इसे काफी अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देखेंगे अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 2 स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्ज 8 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, एक पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज है। आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पे रखा हुआ है। तो नाउ दे आर टच्ड, उसको टच कर लिया गया। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए अभी, कि दोनों आइडेंटिकल बॉडी को टच करा दिया गया है और आफ्टर दैट अगेन केप्ट एट सेम डिस्टेंस। तो फिर से उसको उतने ही डिस्टेंस पे ले जाकर रख दिया। पहले 2 बॉडी था, उस पे चार्ज था, उसको टच कराया, फिर वापस उतने ही डिस्टेंस पे लाके रख दिया। तो क्वेश्चन है कंपेयर द फोर्स इन 2 केसेस। अब बताइए इन 2 केसेस में फोर्स को कंपेयर करना है। तो ठीक है, तो हम लोग इसी फिगर में आप देखेंगे जो इस 2 बॉडी है, ठीक है, एक दोनों पे चार्ज का अमाउंट, एक पे +8 माइक्रोकूलम है। चलिए इसको मिटाना होगा हम लोग को, क्यों? क्योंकि 2 बॉडी दिया हुआ है इसमें, एक पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? एट फर्स्ट आप एज्यूम कर लेंगे फोर्स F1 से अट्रैक्ट कर रहा है, और सपोज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा r है। तो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा? K × 8 माइक्रो है तो आप उसे चेंज कर लेंगे, 8 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r² है। तो ये फाइनली सॉल्व करके आएगा। K को K ही रहने देते हैं, चाहे जो भी मीडियम हो। अभी कंपेयर करना है, चार्ज उसी मीडियम में फिर से रखना है, तो K का वैल्यू नहीं बदलेगा, आप K को सिंपली K लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 32 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय r², दिस इज द फर्स्ट। अब कह रहा है कि दोनों बॉडी को फिर आप संपर्क में लाएंगे, टच कराएंगे। लीजिए दोनों बॉडी को हमने टच करा दिया। टच कराने के बाद क्या होगा? तो 8 - 4, तो नेट चार्ज हो जाएगा 8 - 4, दिस इज 4 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। अब इस 4 माइक्रोकूलम को हाफ कर लेंगे, तो इस पे आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम और इस बॉडी पे भी आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोकूलम। 4 को आप 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड, तो 4 का हाफ 2, तो इस पे भी आ गया 2, और फिर अगेन हाफ 2, तो फिर इस पे भी आ गया 2, और उसको उतने ही डिस्टेंस पे रखना है, मतलब r। तो अब क्या होगा? पहले से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था बिकॉज अनलाइक चार्ज था, लेकिन जब आप 2 बॉडी को टच करा देते हैं तो दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आ जाता है, और जब वो लाइक में बदल गया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये इसको रिपेल करेगा F2 से और ये इसको रिपेल करेगा F2 से। नाउ हम लोग F2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। F2 का वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 2 × 10⁻⁻6 फिर 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r²। तो इस तरह से हमारा वैल्यू K 4 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय r², ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब आपको कंपेयर करना है, जब भी कंपेयर करना हो तो डिवाइड कर देना है। डिवाइड करना है 2 डिवाइडेड बाय 1, हमेशा 2 में 1 से डिवाइड कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे आप किसी में भी किसी को डिवाइड कर सकते हैं। F2 डिवाइडेड बाय F1 जब करेंगे तो आप गौर करेंगे हर चीज कट जाएगा और ये रेशियो सॉल्व होकर के 1:8 आ रहा है। तो ये रेशियो सॉल्व होकर के 4 ऊपर रहेगा, 32 नीचे रहेगा, बाकी तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1:8 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि F2 = 1/8 टाइम्स ऑफ F1, यानी कि फोर्स बिकम्स 1/8 हो जाएगा। फोर्स बिकम्स 1/8 हो जाएगा, यानी F1/F2 का रेशियो 8:1 या F2/F1 का रेशियो 1:8
8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इस पे एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे उस क्वेश्चंस को, जो नज़र आ रहा होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसका स्टैंडर्ड ऊपर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, 2 सिमिलर स्फीयर आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच अदर विथ फोर्स 4 डाइन्स, ठीक है। तो मतलब 2 सिमिलर स्फीयर है, ठीक है। 2 सिमिलर स्फीयर है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 लेना है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट K है उसका वैल्यू, चूंकि ये CGS यूनिट में सारा डाटा दिया हुआ है, एक्चुअली अब CGS यूनिट का ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे CGS यूनिट में कांस्टेंट K का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है। जो कांस्टेंट K का SI यूनिट में वैल्यू 9 × 10⁹ होता था, वो CGS सिस्टम में आने के बाद उसका वैल्यू 1 होता है। तो जब आप K का वैल्यू 1 लेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखना है, CGS सिस्टम में इसका K का वैल्यू हमारा 1 होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस बेसिस पे फोर्स का फॉर्मूला सिंपली Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। यहाँ पे K लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए K का वैल्यू ये एयर या वैक्यूम के लिए यूज होता है। तो उस बेसिस पे जब आप क्वेश्चंस के तरफ देखेंगे तो चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो सपोज मान लीजिए इस पे प्लस Q1 चार्ज है और इस बॉडी पे हमारा माइनस Q2, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, एक पे आपको प्लस लेना होगा, दूसरे पे माइनस लेना होगा, और इसको इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो पहले सिचुएशन में जब Q1 एंड माइनस Q2 है, दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स का वैल्यू 4 डाइन्स दिया हुआ है, 4 डाइन्स, ठीक है। यहाँ भी 4 डाइन्स दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि सारा डाटा CGS यूनिट में है। तो CGS यूनिट में, तो CGS में K का वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है। तो यहाँ पे K ऑलरेडी 1 हम लोग ले चुके हैं। फोर्स का वैल्यू 4 रखेंगे, Q1 Q2 सही है हमारा। R का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस बेसिस पे जब आप Q1 Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 16 आएगा, और इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करेंगे, इसको पहला इक्वेशन मानेंगे। अब कह रहा है कि दोनों बॉडी को टच करा लिया गया है, और टच कराने के बाद नाउ दे ऑन रिमूविंग द वायर, यहाँ पे कह रहा है कि वायर से कांटेक्ट कर दिया गया, मतलब दोनों वायर को, दोनों बॉडी को वायर से टच, ऐसे कांटेक्ट, कंडक्टिंग वायर से भी आप जोड़ सकते हैं या डायरेक्टली टच भी कर सकते हैं। बस एक ही बात होगा, जब आइडेंटिकल बॉडी है तो दोनों टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को आधा आधा बांट लेता है। तो इस बेसिस पे इस पे चार्ज और इस पे चार्ज कितना होगा, तो Q1 - Q2/2 इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा, और इस बॉडी का भी चार्ज Q1 - Q2/2 हो जाएगा। क्योंकि जब आप दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसको वायर को हटाएंगे, तो जोड़ने के बाद पहले आप देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, तो Q1 + Q2, जो कि हमारा Q1 - Q2 आ रहा है। उसके बाद इस चार्ज को इक्वली दोनों बॉडी में डिवाइड कर देंगे, क्यों, आइडेंटिकल बॉडी है। अब आपको पता है कि जब आप दो बॉडी को टच करा के फिर से जब वापस हटाते हैं तो दोनों एक दूसरे को फिर रिपेल करेगा। दिस इज द फोर्स F2, और ये भी हमारा फोर्स जो लगा रहा है वो फोर्स F2 हो जाएगा। तो अब हम लोग एक और इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, F के प्लेस पे F2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा नया वाला फोर्स है, फोर्स का वैल्यू गिवन है 2.25 डाइन, तो 2.25 फोर्स की जगह वैल्यू डाला जाएगा। K का वैल्यू 1 होगा बिकॉज CGS सिस्टम है। Q1 के प्लेस पे अब न्यू चार्ज आ गया Q1 - Q2/2, एंड दूसरे वाले पे भी Q1 - Q2/2। इस तरह से दो चार्ज हमारा आ गया Q1 - Q2/2, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन वही लेना है जो पहले से था 2 का स्क्वायर। सारा CGS यूनिट में हमारा चलेगा। तो ये कंप्लीटली सॉल्व होने के बाद जब आप इसे 4 4 जा 16, ये 36 आ जाएगा। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा, और इस बेसिस पे Q1 - Q2 का वैल्यू 6 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 है, और
और ये हमारा इक्वेशन 2 है। जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद Q1 का वैल्यू आएगा 2 ESU एंड Q2 का वैल्यू आएगा 8 ESU। तो इस तरह से आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आज जो हमारा चारों क्वेश्चंस बना है वो बस एक ही कंसेप्ट पे बना है कि जब दो आइडेंटिकल बॉडी को आप टच करा के वापस हटाते हैं या कंडक्टिंग वायर से जोड़ के वापस कनेक्शन कट करते हैं तो दोनों बॉडी पे इक्वल अमाउंट का चार्ज आ जाता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, फिर उस पे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस को बनाते रहिए। इसमें सारे NCERT एंड कुछ इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चंस को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे वीडियो को देखिए और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट में जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू।